हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं प्रदीप आजिया सर आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 के पहले अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जो कि विज्ञान विषय का पहला अध्याय है, उसके अभ्यास प्रश्नों उत्तरों को यहाँ पर आज मैं हल करवाने वाला हूँ। अभ्यास प्रश्न उत्तर जो हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें शब्द दे रखे हैं तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो जो भी रिक्त स्थान आएगा उनमें से इन्हीं शब्दों में से छांटकर उनमें भरना है। पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। खैर पे चलते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। मिट्टी को क्या करता है? तैयारी। मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। उसके बाद में होता है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। फिर अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक और जल, ठीक है ना, पोषक और जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है? जो बरसात के समय बोई जाती है। तो बरसात के समय जो बोई जाने वाली फसल है उसमें आएगा आपका धान और मक्का। इसी प्रकार से रबी फसल। रबी फसल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको दिख गया कि जो डी ऑप्शन है जिसमें गेहूं, चना, मटर ये है। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक कौन से होंगे? यूरिया, सुपर फॉस्फेट, जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, वो रासायनिक उर्वरक हैं। उसके बाद में कार्बनिक खाद जो है, ठीक है, कार्बनिक खाद कौन सी होती है? जो पशुओं का अपशिष्ट होता है, गोबर, मूत्र और पादप अवशेष जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बनिक खाद होते हैं। तो ये आपका मिलान वाला प्रश्न हो गया। इसमें यहां पर दिया गया आंसर इसका आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, निम्न के दो दो उदाहरण देने हैं। इन दोनों के आपको क्या करने हैं? दो 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 उदाहरण देने हैं। किसके? खरीफ फसल। खरीफ फसल अभी आया था ऊपर मिलान वाले में। तो इसमें खरीफ फसल में जो है धान, बाजरा, मूंग, मोट और मक्का, ये सब क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण है। रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, मटर और चना। इनमें से कोई दो आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है आपको। मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इन चारों पे आपको एक एक पैरा लिखना है। तो सबसे पहला आता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, इसमें आप देखेंगे मिट्टी तैयार करना में, मिट्टी तैयार करना यह है प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। यानी पहले सबसे पहले मिट्टी तैयार होती है फसल उगाने के लिए। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती हैं। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है, तो ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में आती है मिट्टी तैयार करने के बाद में बुआई, यानी बीज बोना। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वच्छ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बीज बोए जाते हैं, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? परंपरागत औजार जो भी हैं, और एक सीड ड्रिल, ठीक है। उसके बाद में आता है निराई। निराई क्या होता है? खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार, खरपतवार जानते हैं आपकी, जो भी अवांछनीय पौधे यानी फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं, और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, तो हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल तथा बीज बनने से पहले होना चाहिए, ठीक है ना। फूल और बीज बनने से पहले अगर खरपतवार हटा दी तो ठीक है, नहीं अगर बीज बन गया तो उसके बाद में वो बीज फिर से गिर जाएगा और अगली बार की फसल में फिर से खरपतवार ज्यादा उगेगा। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। ऐसा आप जो है आपकी घर पे अगर आपने गमले वगैरह लगा रखे हैं तो उनमें भी आप करते हैं। उसके बाद में आता है थ्रेसिंग। ये लास्ट प्रोसेस होती है। फसल को जब खेत में कटाई के बाद में उसको बीज को और भूसे को अलग किया जाता है। खेतों में काटी गई फसल से बीजों तथा दानों को भूसे से अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशर के द्वारा होता है ये।
थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग द्वारा अलग करते हैं और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। कंबाइन मशीन तो क्या करती है, काटना और थ्रेसिंग करना दोनों कर देती है। इसके अलावा एक थ्रेसर मशीन भी होती है, वो थ्रेसर जिसमें हम फसल को डालते जाते हैं और एक साइड में भूसा आ जाता है, दूसरी साइड में बीज आता है। तो ऐसा वीडियो भी आपको इसमें दिया गया है फर्स्ट चैप्टर का। बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, निराई कैसे की जाती है उसका एक वीडियो दे रखा है, ठीक है, बुआई कैसे की जाती है और मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, उसमें पाटल कैसे चलाया जाता है, ये सारी प्रोसेस जो है वो मैंने लाइव खेत से आपको दी हुई है। और इनके सबके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनके वीडियो देख सकते हो लाइव, इस पूरे चैप्टर को आप लाइव समझ सकते हो अच्छे से। फिर है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद में अंतर बताना है। तो खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, पादपों के लिए जो पोषक होते हैं वो थोड़े कम मात्रा में होते हैं और ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। जबकि उर्वरक जो होते हैं ये एक अकार्बनिक लवण है, इनका उत्पादन कारखानों में यानी फैक्ट्री में होता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, इसमें पादप पोषक प्रचुरता से होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप डालते हैं उसके थोड़े दिन में इसका असर शुरू हो जाता है, 2-3 दिन में ही। तो यह पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, इसके कारण अवशोषण शीघ्र हो जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है और जड़ों द्वारा जो है अवशोषण के बाद में इसको भोजन के रूप में प्राप्त करके और जल्दी इसका असर शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखें, उर्वरक की तुलना में खाद अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जल को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कब ज्यादा बढ़ती है, जब उसमें खाद डालते हैं, प्राकृतिक खाद। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे गैस विनिमय सरलता से होता है, ठीक है ना। जो मिट्टी के कण है उनके बीच में स्पेस हो जाता है तो उसमें गैस विनिमय यानी गैस का आना जाना जो है वो आसान हो जाता है। इससे जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी की जो संरचना है वो सुधर जाती है खाद डालने से। फिर आते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। जल कम लगे सिंचाई के अंदर, ऐसी कोई दो विधियां भी आपको बतानी है। पहले तो सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब इसमें दो तरीके हैं जिनमें जल संरक्षित रहते हैं, यानी बहुत ही कम खर्च होता है जल। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि, ठीक है ना, जहां पर कहीं पर टीले आ गए, फिर गड्ढा आ गया, ऐसी बड़ा गड्ढा, ऐसी स्थिति में जहां पर असमतल भूमि हो वहां पर और जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, वहां पर जो है छिड़काव तंत्र काम में लिया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, फव्वारे जिसे बोलते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। फिर अगला आता है इसमें, ये देखिए आप, ये जो है वो छिड़काव तंत्र है, इस प्रकार से फव्वारे चलते हैं। यहाँ पर ये जो साइज दे रखी है ये ज्यादा भी होती है, लंबे फव्वारे भी होते हैं जो फसल को ऊपर से बारिश की तरफ उसमें छिड़काव करते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता। यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है और यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में क्या होता है, पेड़ दूर दूर होते हैं, जैसे एक पेड़ यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर जहां जहां ये पेड़ है इसके तने के पास में, जड़ों के पास में, इसमें इस पाइप में एक छेद कर दिया जाता है। ये जो पाइप दे रखी है इनमें छेद कर दिया जाता है और इनसे सारे दिन एक एक बूंद इसमें टपकती रहती है, जिसके कारण पानी जो है वो चारों तरफ नहीं बिखरता और जितना पानी इसमें आएगा उतना का उतना पानी पेड़ पौधों द्वारा उपयोग में ले लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी विधि है। अगला 7वां प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में यानी जो बरसात वाली ऋतु है उसमें उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ फसल के समय तापमान अधिक होता है जो गेहूं की फसल के लिए क्या है, हानिकारक है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, इस समय वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए गेहूं जो है वो हमेशा सर्दियों में यानी रबी फसल में उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखें उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे उनकी
उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए, यानी खाली छोड़ देना चाहिए, कोई भी फसल नहीं उगानी चाहिए उसमें। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, ठीक है ना। एक अन्य तरीका जो है वो क्या है, फसल चक्रण। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है और इस खेत में रबी की फसल में अब की बार गेहूं बोया गया है, अब की बार गेहूं बोया गया है, तो अगली बार इस खेत में रबी की फसल में सरसों बो दी जाए, ठीक है ना। यानी फसल चक्रण अपनाया जाए, दूसरी फसल बोई जाए, तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में फसल के साथ कई अवांछनीय यानी बेकार पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाया जाना बहुत जरूरी है। जैसा निराई आपको ऊपर बताया था कि निराई क्या होती है, और इसका वीडियो भी दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लें। लाइव प्रोसेस दिखाई गई है आपको। क्यों हटाना जरूरी है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं या मनुष्यों के लिए विषैले हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। इनको नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। पहला है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं, यानी फसल उगाने से पहले ही खरपतवार अगर हटा दी जाए तो इसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा है, फूल तथा बीज बनने से पहले हाथ से, खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़ दिया जाता है। जो भी खरपतवार के पौधे हैं उनको उखाड़ दिया जाता है। तीसरा है, खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करके, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, ठीक है ना। खरपतवार नाशी आती है, यानी केमिकल आते हैं, उनका छिड़काव करने से भी ये खरपतवार नाशी नष्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो यहाँ पर कुछ सही क्रम में नहीं दे रखा था, ये क्रम उल्टा सीधा था इसमें। तो इनको अपने को क्या करना है, सेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रोसेस कौन सी होती है, मिट्टी तैयार करना पहली प्रोसेस होती है, मिट्टी तैयार करना पहली प्रोसेस होती है। उसके बाद में उसकी जुताई करना, ठीक है ना, खेत की जुताई करना, जोतना खेत को। उसके बाद में बुआई की जाती है, बुआई के बाद में उसमें खाद दिया जाता है, खाद देने के बाद में उसकी सिंचाई की जाती है, सिंचाई के बाद में कटाई की जाती है, और लास्ट में फसल को चीनी मिल में भेजा जाता है कटाई करने के बाद में। गन्ने की जो फसल है उसको, ये गन्ने की फसल के लिए बोला है इसने। तो सबसे लास्ट में जो है फसल को चीनी मिल में भेजा जाता है। तो कुछ इस प्रकार का क्रम था इसका। अब प्रश्न संख्या 11 आता है, जिसमें ऊपर से नीचे और दाएं बाएं जो है एक पहेली दी गई है, इसको कैसे भरना है आपको। यहाँ पर देखें, ये ऊपर से नीचे ऐसे है ये, और दाएं बाएं ये है, ठीक है। तो पहला इसमें पढ़ते हैं ऊपर से नीचे के लिए। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका जो है, पुराना तरीका सिंचाई का, तो यहाँ पर आप भरेंगे रहट। ये जो रह लिखा हुआ है इसके नीचे भरेंगे रहट। उसके बाद में आप भरें दूसरा, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना जो है वो क्या कहलाता है। तो आप इसमें लिखोगे दूसरे ऊपर नीचे में पशुपालन, यहाँ पर प आ जाएगा, सु पहले से दिया गया, पालन, पशुपालन, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो दे रखा है वो है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वो कौन सी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, खरीफ। तो यहाँ भरना आपको खरीफ, यहाँ पर खरीफ भरना है। उसके बाद में आता है चौथा, फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। तो ये छठे में भरना है, इसमें कटाई, यहाँ पर कटाई, कटाई। इस प्रकार से आपको ये भरना होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी है, ये रबी आ गया यहाँ पर। एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो इसे फसल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर फसल। उसके बाद में पांचवा है, रसायन पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। और उसके बाद में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। इस प्रकार से आपका ये जो फसल उत्पादन का और प्रबंध का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर है 8वीं क्लास का, ये कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, डायग्राम भी आपको बता दिए थे इसमें, जो कि फव्वारे के यानी छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम का था। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये मैंने समझा दिया है। ऐसे ही आपके लिए सभी चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, ताकि आपके कमेंट्स और जो लाइक हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर प्रदीप आजिया सर के नाम से सर्च कर सकते हैं, और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।